बच्चों आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी जो एनसीईआरटी चैप्टर 14 है 14 है उसके पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज जो है कि इसका शुरू किया जाएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले हम सांख्यिकी के डिफिनेशन को देखते हैं। कह रहा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, अलग अलग आपको बुक में अलग अलग जगह पे जो है डिफिनेशन वो छोटा दो लाइन का ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम पूरा इसको वृहत कर दिए ताकि आपको टोटल टर्म मिल सके। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र में, अनुसंधान जो टेक्निकल जो क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ प्रयोग वगैरह किया जाता है, तो उसमें कह रहा है कि अनुसंधान क्षेत्र में संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं, जितने भी आंकड़े हैं, मान लेते हैं कोई भी आंकड़ा हम तैयार करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कहीं की जनसंख्या का आंकड़ा तैयार करना हो या फिर वोटरों की संख्या का आंकड़ा तैयार करना हो, तो जो भी हम आंकड़ों का जो उसको प्रभावित करने वाले जो भी कारण होते हैं उनको संकलित करते हैं। संकलन का मतलब होता है कि संकलित करना है, पहले उन आंकड़ों का को इकट्ठा करना, फिर उनका वर्गीकरण करना। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो शब्द मिल रहा है, इसीलिए हम डिफिनेशन जो है कि थोड़ा बड़ा लिखे हैं। टर्म जो मिल रहा है आपको आंकड़ा, संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन और पूर्वानुमान, ये सब जो टर्म होता है इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम कोई भी समूह से, किसी संख्या के समूह से हम कुछ आंकड़ा को निकालें और उन आंकड़ों को संकलित किए, इकट्ठा किए और फिर उसके बाद उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए उसका हम वर्गीकरण करते हैं, उसका सारणी बनाते हैं। वर्गीकरण करने का मतलब हुआ कि पहले हम उसको अलग अलग वर्ग में बांट दिए। जैसे सपोज कीजिए कि एक स्कूल में, ध्यान दीजिएगा कि एक स्कूल में सपोज कीजिए कि 100 विद्यार्थी हैं, तो टोटल जो हम 100 विद्यार्थी का संख्या बताए ना, वह हो गया आंकड़ा कि इस विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। फिर उनको हम जब संकलित कर लिए, पूरा कलेक्ट कर लिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या को, तो उसको वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब कि 1 से लेके 1 में इतना लड़का पढ़ता है, 2 में इतना लड़का पढ़ता है, 3 में इतना लड़का पढ़ता है, तो उसका हम वर्गीकरण करते हैं और फिर उसका टेबुलर फॉर्म में उसको सारणीकरण करते हैं। उसका प्रस्तुतिकरण मतलब कि उसको प्रेजेंट करना है, उसको शो करना, जो हम आंकड़ा चुने थे उसको शो करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं और फिर अलग अलग तरह का जो है तब होता है कि उससे निष्कर्षण करते हुए जो वैल्यू पूछता है उसका हम वैल्यू जो होता है कि उसको फाइंड करते हैं। तो ये है सांख्यिकी का डिफिनीशन। और उसके बाद ना सांख्यिकी में कुछ अलग अलग तरह का ना टर्म्स आता है। सांख्यिकी में जो अलग अलग टर्म्स आता है, जैसे सबसे पहले एक आ गया वर्ग अंतराल। कि वर्ग अंतराल क्या होता है, तो वर्ग अंतराल ना, जैसे अगर कोई आंकड़ा हम चुने हैं, कोई संख्या लिख दिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे लिख दिए संख्या, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना वर्ग अंतराल। अब इस टोटल संख्या को अगर हमको ग्रुपिंग करना है, अलग अलग उसको बांटना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो टर्म आया टोटल 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 बार ना लिख के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 से लेके 10 तक। इसका मतलब हो गया कि 2 से लेके 10 तक का जितना भी टर्म होगा ना, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये टोटल का टोटल जो टर्म्स है वह इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया 2 से 10, इसको कहेंगे हम वर्ग अंतराल। चाहे फिर उसके बाद से शुरू करते हैं, यहाँ पे अगर लिखते हैं 2 से 10 है, 0 से कर दे रहे हैं यहाँ पे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, ये सब जो होता है कि ये सब क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल जो होता है कि जितना भी आंकड़ा दिया रहता है ना, उस टोटल आंकड़ा के बीच का जो टर्म्स होता है उसको ना लिखते हुए सिर्फ कुछ उसके समूहों के बारे में बस जानकारियां दे देना, ये कहलाता है वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल को बांटा गया है 2 भाग में। जो वर्ग अंतराल होता है उसको बांटा गया है 2 भाग में। वर्ग अंतराल जो होता है कि 2 भाग में होता है, एक होता है अतिव्यापी, अनतिव्यापी। अतिव्यापी को हम अपवर्जी भी कहते हैं और अनतिव्यापी को ना
समावेशी कहते हैं। इसका ये एक अलग भी नाम है, अतिव्यापी का अपवर्जी और अनतिव्यापी का समावेशी। तो अपवर्जी में कैसा टर्म आता है और समावेशी में कैसा टर्म आता है? तो अगर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दे दिया होता है। अनतिव्यापी में क्या होता है ना कि यहाँ पे अंतराल दे दिया है 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30 ऐसे देता है। जहां पर समाप्त हुआ वहीं से शुरू होता है, जहां से समाप्त हुआ 20 पे समाप्त होता है तो 20 से शुरू हो गया, तो इसको कहते हैं हम अपवर्जी। और समावेशी में क्या होता है कि जहां पर समाप्त होता है ना तो वहां से शुरू ना होकर एक आगे बढ़ जाता है। 10 है लेकिन शुरू कहां से हुआ? 11 से। 20 पे खत्म होता है लेकिन शुरू हो रहा है 21 से। तो ये जो होता है कि लास्ट का जो टर्म होता है ना कि वो बराबर नहीं होता है, तो इसको कहते हैं हम, लास्ट का और शुरू का जो टर्म होता है वह बराबर नहीं होता है, इसको कहते हैं हम समावेशी। ये हो गया अपवर्जी और इसको कहेंगे हम समावेशी। और क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर कोई वर्ग अंतराल लिखते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए कि 10 से 20 लिख दिए, 10 से 20 कोई वर्ग अंतराल है 10 से 20, तो 10 को कहते हैं हम निम्न सीमा, निम्न सीमा, और 20 को कहते हैं ऊपरी सीमा। 10 हो गया निम्न सीमा और जो 20 है वो हो गया ऊपरी सीमा। इसके अंतर को अगर हम 2 से भाग करते हैं तब निकलता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, बटा 2। जो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के हम जब 2 से भाग कर देते हैं तो निकलता है वर्ग चिन्ह, जिसको ज्यादातर x से डिनोट किया जाता है। इसको x से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अब जो अलग टर्म आता है, एक आता है बारंबारता, एक आता है संचयी बारंबारता। तो बारंबारता क्या होता है? तो बारंबारता क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कोई टर्म है, अगर लिखते हैं जैसे मान लेते हैं कि 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई हम वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हो गया वर्ग अंतराल। और इसका अगर कोई समूह में से ना, अगर हम 0 से 10 का संख्या निकालते हैं, आया मान लेते हैं 4, 10 से 20 का समूह आया 3, 20 से 30 का समूह आया 5, 30 से 40 का समूह आया 1, तो ये जितना टर्म आया रहता है ना, इसको कहते हैं हम बारंबारता। ये होता है बारंबारता। बारंबारता क्या होता है कि कोई संख्या कितनी बार आया हुआ है ना, उसको कहते हैं बारंबारता। कि जैसे इसका मतलब हो गया ना कि 0 से लेके 10 तक का जो टर्म होगा ना वह सिर्फ और सिर्फ 4 आया होगा। 10 से 20 तक का जितना भी टर्म हम निकाले उसमें से 3 ठो टर्म जो कि वो आया होगा, तो इसको कहते हैं हम बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो संचयी बारंबारता निकालने का बहुत ही आसान मेथड है कि यहाँ पर 4 है तो सामने लिख देंगे 4, फिर क्या करते हैं, ये 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 1 13, ये टर्म और ये टर्म दोनों को जोड़ देते हैं, फिर ये जो आया है 7 और ये 5 को जोड़ देंगे, फिर 12 और 1 13 को जोड़ देंगे, 12 और 1 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। इस सब को जोड़िएगा 13 ही आना चाहिए। 5 3 8 4 12 1 13। कभी भी ये जो है ना कि जो संचयी बारंबारता होता है और इसका जो योगफल होता है लास्ट का जो टर्म है ना वो बराबर होता है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए अगर संख्या, एक तो संचयी बारंबारता का ये पहचान है ना कि जो संख्या होता है कि वह सिलसिलेवार ढंग से होता है, एकदम बढ़ते क्रम में ना, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसी फॉर्म में रहेगा। और अगर आपको तो थोड़ा परेशानी हुआ कि कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं तो फिर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि 3 है, 4 है, 8 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो क्या करते हैं, ये 3 को लिख दिए हैं पे संचयी बारंबारता के लिए,
और फिर अब इसको ऐड करेंगे, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 0 15, 15 1 16, 16 2 18। तो ये होता है संचयी बारंबारता। और अगर मान लेते हैं कि ये टर्म नहीं दिया रहता, संचयी बारंबारता से हमको बारंबारता निकालना होता है, संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना होता है, तो फिर सामने वाला वैसे ही। और बारंबारता निकालने के लिए न सिर्फ नीचे वाला से ऊपर वाला घटा देते हैं। 7 में से 3 गया तो 4, 15 में से 7 गया तो 8, 15 में से 15 गया तो 0, 16 में से 15 गया तो 1, 18 में से 16 गया तो 2। देखिए कि ये टर्म और ये टर्म है कि नहीं है सेम। तो बारंबारता दिया हो या फिर संचयी बारंबारता दिया हो क्वेश्चन में, आपको इसी मेथड से, या तो फिर अगर संचयी बारंबारता निकालना है तो जोड़ के निकालते हैं, और अगर संचयी बारंबारता से हमको बारंबारता निकालना होता है तो उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक टर्म और है परिसर। परिसर क्या होता है ना कि जो सबसे महत्तम मान होता है, जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होता है, और छोटा वाला जो वैल्यू होता है न्यूनतम मान, इसी को क्या कर देते हैं कि हम घटा देते हैं। अगर उसको घटा देंगे तो हमको परिसर निकलता है। अगर जब भी महत्तम मान होता है और न्यूनतम मान, कोई आंकड़ा अगर दे दिया 0 8 7 9 15 5 1, तो अगर परिसर निकालना है ना, तो परिसर निकालने के लिए महत्तम मान, तो महत्तम कौन सा मान है 15, और न्यूनतम मान कौन सा है 0। तो 15 में से 0 गया तो हो गया 15। ये जो हो गया कि क्या निकल गया, परिसर निकल गया। परिसर निकालने का यही फॉर्मूला है कि महत्तम मान में से न्यूनतम मान को हम घटा देते हैं। जितना टोटल जितना टर्म दिया हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं, और जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है उसको लिख देंगे, और दोनों का जो अंतर आएगा वही होगा इसका परिसर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी है, जिसको मैं एक्सरसाइज जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो उसमें लास्ट में हम उसको समझा देंगे, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन समझाते हैं तो। और फिर इसके अलावा परिसर के बाद एक टर्म है टैली मार्क, जिसको कहते हैं मिलान चिन्ह। ये क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर आपको टैली मार्क लिखना है, इसका ना बहुत ही अधिक जरूरत पड़ता है। कितना लोग इसका यूज नहीं करता है, डायरेक्ट जो है कि आंकड़ा को चुन लेता है, जिससे गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। टैली मार्क क्या होता है ना कि इसका यूज कहाँ होता है, अगर मान लेते हैं कि संख्या दिया है कुछ 5 3 5 2 1 4 7 4 1 7 3 2 1 7 5 4, इतना टोटल लंबा चौड़ा अगर संख्या दे दिया है, और अगर हम इसमें से अलग अलग हमको ग्रुप बनाना है, सबसे छोटा कौन संख्या है तो 1, फिर उससे बड़ा कौन संख्या है 2, फिर क्या है 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है 7 है, 6 नहीं है तो 6 को छोड़ देंगे, 7 को लिख दिए। अगर इसको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए बारंबारता को अलग लिखना है, अगर बारंबारता को सूचित करते हैं F से, अगर बारंबारता लिखना है तो अब ऐसे नहीं ना कि यहाँ पर सबसे पहले अब एक कितना है गिने, 1 1 2 3, तो उस तरह से जो होता है ना कि गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है कि अगर आप अलग अलग गिन ले, 1 कितना है 2 कितना है 3 कितना है, तो उस वक्त गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसका मिलान चिन्ह निकालते हैं। मिलान चिन्ह का जो है ना टैली मार्क का जरूरत इसी वक्त पड़ता है जब आंकड़ा आपके पास बहुत ज़्यादा है, और इसको हमको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो बारंबारता सारणी है उसको तैयार करना है। तो कैसे हम इसका यूज करते हैं, सबसे पहले क्या है संख्या 5, तो 5 के पास एक लाइन खींच देंगे, फिर क्या है 3, 3 पे एक लाइन खींच देंगे, फिर 5 आया, फिर 2 है, फिर 1 है, 4 है, 7 है, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा। अब इसको सजाना ना आसान रहता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। फिर 1 पर, फिर 7 पर, फिर 5 पर, और फिर 4 पर। अब ये जो है कि आंकड़ा का जो है कि उसको हम मिलान चिन्ह के रूप में लिख दिए। अगर मान लेते हैं कि मिलान चिन्ह अगर कोई संख्या है, अगर 8 है, इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखाएगा, तो 1 2 3 4, अब 5 नंबर पे एक काट देते हैं। अब ये नहीं कि 8 का लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देंगे, ये गलत प्रोसेस है। जहां 5 आया, 10 आया, 15 आया, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। 8 का लिखना है तो 5 6 7 8। अगर 12 का लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ये होता है मिलान चिन्ह, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जैसे कोई संख्या दे देगा, 18 दे दिया, और 18 का मिलान चिन्ह क्या होगा, आपको लिखना होगा। तो इस तरह से हम सीखें अभी तक जो वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल का कितना प्रकार होता है, परिसर क्या होता है, टैली मार्क क्या होता है। तो ये सब आपको जो छोटा छोटा चीज़ है, ये सब का आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, ताकि मैंने इसीलिए आपको इस वीडियो में समझा दिया ताकि बार बार आपको समझने में कोई परेशानी न हो। वैसे इस चैप्टर से ना इतना सारा ऑब्जेक्टिव तैयार होगा ना कि जिसको मतलब कि जितना भी समझाए बहुत कम पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी पूरा कोशिश करूंगा कि जितना ऑब्जेक्टिव आपको इससे तैयार होता है उसको मैं लास्ट में आपको ज़रूर समझा दूं, टोटल जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब। लेकिन फिर भी सबसे पहले ना इस सांख्यिकी में आपको 3 चीज़ों का अध्ययन करना है, माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, और फिर एक आता है बहुलक। तीनों के बारे में जो अलग अलग जब एक्सरसाइज में हम पढ़ाएंगे तो उसी में ज़्यादा हम समझाएंगे। ये तीनों क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो कोई भी संख्या जो होता है ना, कोई भी जो आंकड़ा होता है उसका ये एक औसत मान होता है, जिसमें थोड़ा बहुत का ज़्यादा का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हल्का सा कुछ नंबर का चाहे पॉइंट का जो होता है कि वो फर्क पड़ता है। और ये जो होता है कि किसी भी संख्या का ना केंद्रीय प्रवृत्ति, जो केंद्र होता है ना, इसका सेंट्रल ये ना वैल्यू जो होता है कि किसी संख्या का सेंट्रल वैल्यू जो होता है कि इससे हमको मिलता है माध्य, माध्यिका और बहुलक से। ये माध्य के बारे में हमको सबसे पहले जो एक्सरसाइज है ना हमारा 14.1, उसमें हमको सिर्फ पढ़ना है माध्य। और माध्य निकालने का 3 विधि है। माध्यिका और बहुलक को तो हम समझाएंगे आपको जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तब, लेकिन अभी फिलहाल माध्य के बारे में हम समझा देते हैं। माध्य जो होता है कि उसको निकालने का 3 विधि है। एक है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा का है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, जिसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा है पग विचरण विधि। इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये माध्य निकालने का ना 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचरण विधि। तीनों का अलग अलग प्रोसेस है, नियम है निकालने का। तो इसको हम पहले बता दें आपको। जैसे आपने सबसे पहले ना समीकरण को सॉल्व करने का पढ़ा होगा, जिसमें समीकरण को सॉल्व करने का 3 विधि होता है, बजगुणन विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। वैसे ही गुणनखंड को भी सॉल्व करने का 3 मेथड था, पूर्ण वर्ग विधि से, द्विघात सूत्र विधि से, और जो मध्य जो टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है, उसको तोड़ के गुणनखंड तोड़ना। ये 3 मेथड इसमें भी। वैसे ही इसमें भी 3 विधि है। जब जिस कंडीशन से बोलता है हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 2 समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण को कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तो उसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा पहले का चैप्टर में। और अगर कहता है कि बजगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, तो उसी विधि से हल करेंगे। अब बोल रहा है कि बजगुणन विधि से हल कीजिए और आप सॉल्व कीजिएगा विलोपन विधि से, तो 1 को मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा 1 मार्क्स। तो वैसे ही हाँ, अगर कोई कंडीशन नहीं लग रहा है, सिर्फ दे दिया कि समीकरण को हल कीजिए, जो आसान लगता है मेथड आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बस फर्क ये है ना कि जैसे सबसे तो पहले तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है निकालने का। कंडीशन दे दिया कि प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, चाहे कल्पित माध्य से निकालिए या फिर पग विचरण विधि से निकालिए, आपको उसी विधि से निकालना होगा। लेकिन कंडीशन क्या देता है ना कभी कभी ना कि जो उपयुक्त विधि है उस विधि का यूज करें। अब कैसे हमको पता चलेगा कि कौन उपयुक्त विधि है, तो वह जब हम आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे तो उसमें टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब किस विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है कि क्वेश्चन में बोले भी नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि हाँ आप कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए,
लेकिन सिर्फ एक लाइन जोड़ देगा कि जो उपयुक्त विधि है आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, और अगर यूज करना है कल्पित माध्य का, आप यूज करते हैं प्रत्यक्ष विधि का, तो हो सकता है कि जो मार्क्स से उसके कट जाए। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कहाँ पर किस विधि का हम यूज करते हैं। तो ये मैं आपको समझा दूंगा इसको जब एक्सरसाइज बताएंगे तब। उसके अलावा जो है कि और जो टर्म आता है कि माध्य को ही ना, माध्य को हम औसत भी कह सकते हैं, जो कि औसत जो एवरेज होता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज भी कहा जा सकता है। अगर जैसे मान लेते हैं कि 5 3 2 1 है, इसका कह रहा है कि माध्य निकालिए, तो हम माध्य का मतलब औसत भी समझते हैं, और औसत जो निकालने का तरीका होता है कि सबको जोड़ के, और जो को टर्म है 1 2 3 4, तो 4 गो से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाता है, औसत। 4 से भाग कर देंगे, जितना टर्म आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। और या फिर हम इसको समांतर माध्य भी कह सकते हैं और इसको औसत भी कह सकते हैं।